हाँ भाई, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस हमारी लाइव क्लास में आज हम राणा उदय सिंह के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से राणा उदय सिंह का जीवन रहा, किस प्रकार से राणा उदय सिंह के संघर्ष रहे। राणा उदय सिंह के बाद एक महत्वपूर्ण शासक मेवाड़ के इतिहास में आएगा, महाराणा प्रताप। तो एक बार महाराणा प्रताप से पहले हम उदय सिंह के संघर्षों को समझते हैं। दिल्ली से जो उसने संघर्ष किए थे, किस प्रकार से उसने दिल्ली से संघर्ष किए। और उदय सिंह एक बार तो अधीनता स्वीकार कर लेता है शेर शाह की, लेकिन उसके बाद उदय सिंह अजय रहा, वो स्वतंत्र जिया और स्वतंत्र ही मर गया। ठीक है, चलिए उदय सिंह के बारे में सुनना और समझना बातों को। ये वाइट ठीक है या फिर इसका बैकग्राउंड में चेंज करूं? ठीक है वाइट, हाँ ब्लैक करें? पिंक वाला कौन है ये? चलो सुनो, देखो अपन इसमें सही यूज करेंगे, पेन का है ना, इसमें कलर ठीक रहेगा तो आपको दिखेगा। देखो अब अलग अलग चॉइस है सबकी। ऐसा करूं मैं, थोड़ा सा ब्लैक कर दूं और फिर थोड़ा सा व्हाइट और थोड़ा सा आधा आधा कर दूं। देखो ये लड़कियां बोल रही हैं कि नहीं सर ये ब्लैक कलर ठीक रहेगा इसमें। चलो बस अब बिल्कुल चुप होना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। देखो सुनो, एक बार सुनना। देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत की। अरे भाई बोलना है, किस रियासत की? इस रियासत की मित्रों जो राजधानी है वो चित्तौड़ है। अभी राजधानी क्या चल रही है? देखो ये बन गया चित्तौड़ का गढ़, ये देखो ये बना दिया मैंने। ठीक है, चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा है राणा उदय सिंह। कौन बैठा है? राणा उदय सिंह। अब आपसे सिंपल सिंपल सी बातें ये पूछ लिया जाए कि उदय सिंह के पिता कौन है, तो आप बता दोगे, बोलो कौन है? राणा सांगा। उदय सिंह की माता कौन है, बताओ कौन है? कर्मावती। अच्छा, उदय सिंह की धाय माँ कौन है? पन्ना गुजरी। बोलोगे कौन? धाय तो एक धर्म है। देखो, राणा सांगा, कर्मावती, राणा सांगा का छोटा पुत्र है उदय सिंह, और धाय माँ है पन्ना। पन्ना गुजरी। ये आपको पूरी स्टोरी पता है, कल अपन सुन चुके हैं किस प्रकार से इस धाय माँ ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचाया था किसको? उदय सिंह को। और ये उदय सिंह को चित्तौड़ से लेकर चली गई थी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का एक किलेदार होता है आशा देवपुरा, वो आशा देवपुरा अपने पास शरण देता है किसको? पन्ना को और उदय सिंह को। ठीक है जी। फिर उदय सिंह के बारे में पता चलता है लोगों को कि ये बच्चा जो बालक है यही उदय सिंह है। तो 1537 में, कब? 1537 में राज्याभिषेक हो जाता है उदय सिंह का, एक तरह से कुंभलगढ़ में। ठीक है, फिर उसके बाद 37 के 2-3 वर्ष बाद लगभग 40 में सूचना पहुंचती है जोधपुर, और जोधपुर पर जो राजा है, राजा बैठा है मालदेव। मालदेव अपनी सैन्य सहायता से इसकी मदद करेगा उदय सिंह की, और उदय सिंह बैठ जाएगा चित्तौड़ की गद्दी पर 40 में आकर। ठीक है जी। तो मैं ये लिख दूं यहां पर कि राणा उदय सिंह ने 1540 में मावली, मावली के युद्ध में, उदयपुर में पड़ता है मैदान, मालदेव की सैन्य सहायता से, हाँ हाँ, सैन्य सहायता से
किसको? बनवीर को। पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? चित्तौड़ पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है भाई, ठीक है। चित्तौड़ पर क्या कर लिया इसने? अधिकार कर लिया। अब चित्तौड़ पर आकर बैठ गया कौन? उदय सिंह। कौन बैठ गया चित्तौड़ पर? उदय सिंह अब चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा है। अब उदय सिंह के समय चित्तौड़ पर पत्र आएगा, चित्तौड़ की ओर आ रहा है कौन? शेरशाह। शेरशाह के पत्र पर उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार कर ली? और वो भी बिना लड़े। और चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह के जहाजपुर पड़ाव पर शेरशाह को भेंट कर दी। कहां भेंट कर दी? जहाजपुर पड़ाव पर। देखो इस प्रकार से शेरशाह चल रहा था। जैसे देखो ये दिल्ली है, दिल्ली पर मित्रों बैठा है शेरशाह। ये बाबर के पुत्र हुमायूं से गद्दी छीनता है दिल्ली की, ठीक है। और हुमायूं यहां से भाग जाता है दिल्ली छोड़कर, शेरशाह आ गया। तो मित्रों ये पराजित करता है पहले मारवाड़ के राजा को, और मारवाड़ का राजा है मालदेव। मालदेव उस युद्ध में हार जाता है और ये शिवाना की पहाड़ियों की ओर चला जाता है। यहां पर अपना चित्तौड़ है। और मित्रों चित्तौड़ का जो राजा है वो कौन है? उदय सिंह है। उदय सिंह को पहले प्रेम भरा पत्र भेजता है। एक तरह से हम लव लेटर कह सकते हैं इसको। लव मतलब प्रेम और लेटर मतलब पत्र। राजी राजी ये कहता है कि देख भाई उदय सिंह, ना तो तू मेरा मित्र है और ना ही शत्रु है, पर लेकिन अगर तूने मेरी राजी राजी अधीनता स्वीकार नहीं की तो तू युद्ध के लिए क्या हो जा? तैयार हो जा। वेरी सिंपल। ये पत्र आता है, इसका शुरुआत में कोई सकारात्मक उत्तर नहीं देता है कौन? उदय सिंह सोचता है रॉन्ग नंबर लग गया होगा किसी का, पर लेकिन फिर पत्र आता है। और फिर एक पत्र में तो शेरशाह ये कहता है कि ठीक है भैया उदय सिंह, तू मेरी बात नहीं मान रहा तो देख अब मैं आ रहा हूं। और ये धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाता है मित्रों? जहाजपुर। कहां तक पहुंच जाता है ये? जहाजपुर तक पहुंच जाता है। और जहाजपुर पर देखो यहां है अब शेरशाह। कौन बैठा है यहां? अब यहां उदय सिंह चित्तौड़ दुर्ग, एक तो इसकी स्वीकार करता है अधीनता और एक इसको दे देता है चाबी। चाबियां, और चाबियां भेंट करता है किसकी? चित्तौड़। मित्रों ये कहना ठीक रहेगा कि राणा उदय सिंह एकमात्र ऐसा शासक है जो चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, जिसने बिना लड़े किसी भी आक्रमणकारी की क्या स्वीकार कर ली हो? अधीनता। देखिए आक्रमणकारी तो यहां और पहले भी बहुत आए हैं और उदय सिंह के बाद भी आएंगे, हाँ या ना, लेकिन कोई भी राजा ऐसा नहीं था जिसने बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली हो या ऐसा काम किया हो, चाबियां भेंट कर दी हो। अब आप यहां महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखोगे, चाबियां कहां भेंट की गई हैं? जहाजपुर पड़ाव। पड़ाव मतलब होता है, देखो सेना, आप समझो सेना जैसे दिल्ली से या फिर अजमेर से चित्तौड़ की ओर आएगी तो ऐसा थोड़ी एक साथ ही चली आएगी, क्योंकि उस समय प्रॉपर जो अब ट्रेवल की सुविधाएं हैं अपने पास वो नहीं थी। पहले सेना पलायन करती थी, जाती थी बैलगाड़ियों में। सेना पैदल चलती थी अधिकांशतः, सामान उनका बैलगाड़ी में लोड होता था, कवच है, ढाल है, वगैरह वगैरह, जितना भी सामान होता है सैनिक का। ऐसा थोड़ी होगा नए कपड़े पहन के बारात में जा रहे हैं सैनिक कि भाई शेरशाह की बारात है तो कपड़े पहन के चल दिए। अरे भैया अस्त्र शस्त्र लेकर जाएंगे, नहीं जाएंगे। और आपने किसी बैट्समैन को खेलते हुए देखा है कि आज मैच, उसके पास एक बल्ला नहीं होता है, एक बैट नहीं होता है, और भी तीन चार होते हैं। क्यों? अगर कोई टूट जाए तो वो क्या करेगा? हंसेगा बॉलर की तरफ, हाँ, बोल भैया यार आपने तोड़ दिया यार, मजा आ गया यार। ऐसा करेगा क्या वो? नहीं, वो फटाफट क्या कहेगा कि दूसरा बैट लाओ। वही युद्ध है ये।
अरे भैया एक सैनिक 2-3 तलवारें तो लेके जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है वो तलवारों को लटका के लेके जाएगा रास्ते में, बैलगाड़ियों में लाद देते हैं लोहे को, भारी सामग्री को। और सुनो उस समय तो लांगरी और चला करते थे साथ में, क्यों? स्वेगी जमाटो नहीं था ना। लांगरी मतलब किचन वाले, रसोइये, वो साथ नहीं जाएंगे। देखो लड़कियां कैसी बात कर देती हैं, अरे बिना बिना खाए। अब आप सपोज करो जैसे सेना 10 दिन में पहुंची और 10 दिन में इनको खाना नहीं मिला है, तो वहीं जाके लड़ेंगे? हैं? ये उदय सिंह की सेना को देखते बेहोश हो जाएंगे सब। शेरशाह इनसे कहेगा कमॉन उठो, ये चांटा मारे शेरशाह खींच खींच के। वो नालायक आदमी 10 दिन से तो करवा चौथ का व्रत रख रखा है हमने, हाँ, और अब कहता है लड़ो। सुनिए जब सेना लड़ने जाया करती थी ना तो एक्स्ट्रा डाइट लिया करती थी, कम नहीं। नहीं आई बात समझ में? क्यों? उनको जाके क्या करना है? लड़ना है। और लड़ने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए? एनर्जी प्रॉपर चाहिए। ऐसे थोड़ी बोल नहीं सर ऐसा करो एक टाइम व्रत रख के और लड़ाई लड़ेंगे। नहीं आई बात समझ में? हाँ तो आप समझो, देखो ये जो सेना रुकती है ना, सुनिए सेना यहां से यहां जाएगी, जितनी बार रुकेगी उसको पड़ाव कहते हैं, कि सेना यहां से यहां रुकेगी, फिर यहां से यहां रुकेगी। अब इसने धीरे 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 ये मेवाड़ की ओर बढ़ रहा है और इसने पड़ाव डाला कहां पर मित्रों? अब तो जहाजपुर नहीं आ रहा भीलवाड़ा में, पहले जहाजपुर कहां आ रहा था? भीलवाड़ा में। अब तो ये ब्यावर में आ रहा है। नहीं ये बात समझ में? तो भीलवाड़ा का मतलब यह है कि अब वो मेवाड़ में घुस चुका है। कौन? शेरशाह। जैसे ही उसने मेवाड़ में एंटर किया धड़कनें बढ़ गई किसकी? उदय सिंह को अब समझ में आ गया कि ये फेक कॉल नहीं थी, ये जो पत्र आ रहा था ये रॉन्ग नंबर नहीं था, ये तो बिल्कुल सटीक नंबर है। उदय सिंह ने फटाफट कैलकुलेट किया, क्या हम युद्ध लड़ सकते हैं? सभी सैनिकों ने कहा महाराज नहीं लड़ सकते। बोल क्यों नहीं लड़ सकते बेटा? हो बोल महाराज जिसने आपको राजा बनाया वही भाग गया। बड़ा हाथी था ये राजस्थान का उस समय सबसे बड़ा ये राजा, कि महाराज मालदेव को ही पीछे हटना पड़ा है, मालदेव का पूरा प्रशासन चला गया है। महाराज आप ऐसा करो कोई दूसरी युक्ति सुझाओ, आइडिया। मंत्रियों ने कैलकुलेट किया, मंत्री दिमाग वाले हुआ करते थे, वो बताते थे पक्ष क्या होगा विपक्ष क्या होगा। मंत्रियों ने कहा राणा जी अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो एक तरफा मैच है, अगर पावर प्ले वाले ओवर में हमने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया तो हम हार जाएंगे, क्यों रन बहुत ज्यादा है ना उसके पास, शेरशाह के पास बड़ी सेना है। तो उसने कहा यार तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बोल महाराज बीच का रास्ता तो यही अधीनता। बोल ठीक है लाओ कागज कलम दबात और लिख दो लेटर किसके नाम? शेरशाह के नाम। और भाई संधि कैसे करेगा? अधीनता लेटर से स्वीकार किया उसने, गया नहीं हो, यहां लेटर पहुंचा इसके पास। शेरशाह खुश हो गया। और सुनिए लेटर के पीछे पीछे थाल में सजा के चाबी और पहुंच रही है। शेरशाह ने कहा भैया ये कौन सा यंत्र है? और बोल महाराज ये चित्तौड़ की चाबियां हैं। जो बगल में बैठा है ना मंत्री, वो बोला वाह महाराज वाह, आपका तो खौफ ही इतना है महाराज कि सोचिए ये वही चित्तौड़ है जहां लोगों को 6-6 महीने तक धूल खानी पड़ती है नीचे, और तब जाके वो क्या जीतते हैं? चित्तौड़। और आपने तो महाराज एक लेटर पे ही चित्तौड़ जीत लिया। बोल हमने जीता कहां है? अरे बोल महाराज चाबियों का मतलब तो यही होता है ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया किसने? इससे कहा यार शेरशाह जी आप चित्तौड़ की बात करते हो, मैं चित्तौड़ पे अधीनता अधीन कर लूंगा, चित्तौड़ को मिटा दूंगा। अरे महाराज चित्तौड़ ही आपका, ये लो चाबी। चाबियां दे दी। शेरशाह खुश हो गया, वाह उदय सिंह वाह, अरे तू तो हमारा दोस्त है यार। दोनों ने आपस में फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया, फ्रेंडशिप हो गई ना दोनों की, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी छोड़ दिया बस यहाँ पर, एक कैंडिडेट चित्तौड़ में, कि यार तू देखना कहीं ऐसा नहीं हो 8:30 के बाद हमें ही गालियां दे। अभी तो कह रहा है कि अंकल जी सॉरी मैं आपके अधीन हूं, और जैसे ही हमारी पीठ मुड़े इधर जाएं हम और धुआंधार छत पे चढ़ के गालियां देना शुरू कर दे, बोल तू नजर रखना। उसने कहा बिल्कुल शेरशाह मैं नजर रखूंगा। साथियों किस्मत तो खराब थी उदय सिंह की, लेकिन किस्मत अच्छी भी ये हो गई कि 45 में ही मर गया कौन? कालिंजर अभियान के तहत तोप का गोला फट गया, नाल फट गई नाल।
देखो होता क्या है, एक राजा था कालिंजर का, कीरत सिंह। कीरत सिंह, उसका ये किला है। तो ये लोग क्या नीचे थे, किले ऊंचाई पर हुआ करते थे, तो ये नीचे से तोप चलाएं, और या तो तोप लगे नीचे और ऊपर करें तो तोप को वो निकल जाए ऊपर से। अब तोप के गोले ऐसे थोड़ी थे, यहां से छोड़ो और वो ऐसे जाएगा, ये टेक्नोलॉजी थोड़ी थी। वो तो सीधा जाएगा। शेरशाह ने का आइडिया, बोल महाराज क्या करें, बोले ऐसा करो, इस किले के ऊपर प्रॉपर एक कच्ची मिट्टी से एक चबूतरा टाइप बना दो और उसके ऊपर तोप रखो, और मैं यहां से मारूंगा ऐसे। और उन्होंने कहा महाराज यार आपका दिमाग बहुत चलता है यार, ठीक है। अब इस किले के बरोबर में, कालिंजर में, एक कच्ची मिट्टी ईंटों वीटों से, गारे से एक चबूतरा बना दिया, उसके ऊपर रख दी तोप। शाम का वक्त था, तोप का परीक्षण करने के लिए, ट्रायल लेने के लिए चढ़ गया कौन? शेरशाह कह रहा है मूर्खो ढंग से रखिए ना तुमने ये तोप। बोल महाराज आप चेक कर लो एक बार। आप गया शेरशाह ऊपर, वो ठीक है, हाँ प्रॉपर है, डायरेक्शन तो प्रॉपर है, इधर से तोप मार चलेगी तो गोला सीधा वहीं जाएगा। और बोल सुनो पहला परीक्षण हम करेंगे। बोला महाराज हम भी तो यही चाहते हैं, पहला परीक्षण आप करो। तोप में उस समय बटन नहीं दबाया जाता था, पलीता लगाया जाता था, पलीता। आग लगाने को बारूद में पलीता कहते हैं। अब जैसे ही इसने पलीता लगाया, तोप की नाल ही फट गई, ज्यादा बारूद डाल दिया होगा उसमें। मित्रों ऊंचा था वो चबूतरा, अब ऊपर से तोप की नाल फटे, पूरा वो चबूतरा ही ढह गया। 2 घंटे में तो निकाला गया मलबे में से, किसको? सारा फट के झुलस के मर गया। कौन? इधर यहां शेरशाह मरा, उदय सिंह ने सबसे ज्यादा चांटे दिए किसमें? वो एक आदमी बैठा था जो, बोलो इधर आ टाबर। बोला हाँ महाराज, अकड़ के बात करता है, 2-3 चांटे दिए, गेट आउट, भाग जा। कहां? दिल्ली। बोलो सुन का क्या हुआ? अरे बोल जा दिल्ली, केजरीवाल जी से पूछना क्या हुआ है, हम नहीं बताएंगे तुझे। भगा दिया, घी के दिए चला दिए, घी के दिए चित्तौड़ में। किसने? एक मंत्री बोला आके, बोल महाराज हमारे ताले की चाबियां तो दिल्ली रखी हैं। अरे बोल मूर्ख, ताला ही नया लगा दो, ऐसा थोड़ी चाबियों को लाएंगे। बोल भाई दिल्ली वालों चाबी दे दो वरना बात खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ताला ही चेंज कर लो। अपने यहां रिद्धी सिद्धि से दूसरा ताला ले गया, लगा दिया चित्तौड़ पे, खत्म। उदय सिंह अधीन भी हुआ और नहीं भी हुआ। दाग तो लग गया खैर उदय सिंह पर लेकिन भगवान ने देखो कैसा इंसाफ किया है। और ना ये ऊपर जाके इस चबूतरे परीक्षण करता और ना ये मरता। साथियों पक्की बात है, अगर ये नहीं मरता तो हिंदुस्तान में ताजमहल नहीं होता, और ताजमहल नहीं होता तो ये गाना नहीं बनता, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां। क्यों? हुमायूं आता ही नहीं, हुमायूं भाग चुका था हिंदुस्तान छोड़ के। हुमायूं नहीं आता तो अकबर कहां से आ जाता? अरे अकबर नहीं आता तो उसका बेटा सलीम उर्फ जहांगीर कहां से आता? और जहांगीर नहीं आता तो खुर्रम उर्फ शाहजहां कहां से आता? हाँ या ना? तो फिर ताजमहल भी कहां से आता? वो तो भला है, ताजमहल बनना था आगरा में। नहीं है बात समझ में? मर गया कौन? शेरशाह मर गया। इधर 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 ध्यान दें, इधर देखो, ये पूरी रामायण को हम इतना शॉर्ट लिखेंगे आपको मजा आ जाएगा। यहां लिख देंगे नीचे। कैसे लिखेंगे देखिए, आप तो बस सुनते जाएं। देखो राणा उदय सिंह ने 1544 में शेरशाह के पत्र पर शेरशाह की अधीनता
स्वीकार कर ली, स्वीकार की। और अरे उसको तो भूलेंगे नहीं ना, कौन से पड़ाव पर, जहाजपुर पड़ाव पर। और शेरशाह के जहाजपुर पड़ाव पर उससे चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां भेंट की। बोलो पूरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये समझ रहे थे हम। चाबियां दे दी। अब वो जो मर गया क्या हुआ, तोप का गोला फट गया, ये इंडियन हिस्ट्री का मैटर है, अपना नहीं है। ये हम पढ़ेंगे कहाँ? इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि हम अब राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने शेरशाह की बात इसलिए की क्योंकि शेरशाह अपने राजस्थान में चित्तौड़ के राजा को अधीन कर रहा है। अगर ये अधीन नहीं कर रहा होता तो अपन को कोई मतलब नहीं है कि कौन शेरशाह कहाँ मर गया, कहाँ घूम रहा है, अपन को कोई मतलब नहीं है। नहीं आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ो। अब इसकी जिंदगी में थोड़ा स्थायित्व आया तो इसने मित्रों अपने ही नाम से क्या बसाया? उदयपुर बसाया। अच्छा डेट बताओ। नींव 7 फरवरी और 69 नहीं, 59, ठीक है, 1559 में इसने उदयपुर बसा दिया और यहीं पर राजमहल बनवाना शुरू किया। इन राजमहलों को सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। राजस्थान में 2 राजशाही महल ऐसे हैं जिन्हें सिटी पैलेस कहते हैं, एक तो अपने जयपुर वाले और एक उदयपुर वाले। अलवर वालों को भी कहीं बोल दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये 2 ही हैं, एक तो जयपुर वाले और एक कौन से? उदयपुर वाले। इनको सिटी पैलेस कहते हैं, इसने बनवाए। और धूनी नामक स्थान पर राजमहलों की नींव डाली थी इसने। ऐसा कहते हैं कि उदय सिंह अश्व लेकर, घोड़ा लेकर निकला और कोई साधु यहां पर धूनी बना के तप रहा था। धूनी लगा रखी थी उसने अपना धूना, और वो आराम से भगवान किसी को भी पूज रहा होगा वो। तो जब उदय सिंह रुका तो साधु महाराज के समीप पहुंचा कि महाराज ऐसे ऐसे, तो उसने इसको वही कहानी शुरू हो जाती है, यहां से कहानियां परीक्षा में नहीं आती, कि हे राजन आप किसी उचित स्थान की तलाश में निकले हो। अरे बोल बाबा आपको कैसे पता चल गया? आप ऐसा तो नहीं कहीं राम रहीम के चेले हो? तुरंत बताया उसने। बोल नहीं नहीं, मेरा राम रहीम से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको नहीं जानता हूं। वो ठीक है, कोई व्यक्तिगत ना ले भैया, कहीं राम रहीम का कोई शिष्य हो, बाबा राम रहीम जी का। आगे ना मैं एक नया, अच्छा ये है क्या एक नया उदाहरण है ना बाबा का, इसलिए मैं ले रहा हूं। और भी बाबा हैं ऐसे चमत्कारी पुरुष, ठीक है, इधर ध्यान दे। धूनी नामक स्थान पर कोई साधु मिला इसको, और वो साधु ये कहता है कि मैं यहां से जा रहा हूं, आपके लिए उच्च स्थान यही है। तो वो तो चला गया, उसी स्थान पर इसने राजमहल बनवाए। और इन राजमहलों को क्या कहते हैं? सिटी पैलेस इनको कहते हैं। उदय सागर झील इसी के नाम पे, उदय सिंह, उदय सागर झील और उदयपुर, उदय सागर झील का इसने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। फिर मैंने कल आपको यह बताया था कि एक रंगराय को लेकर और इसने आक्रमण कर दिया था अजमेर पर। एक रंगराय को लेकर किस पर आक्रमण कर दिया था? अजमेर पर। मैं इसको लिख दूं के लाइन में यहां, राणा उदय सिंह ने उदयपुर नामक नगर, मैं डेट लिख रहा हूं यहां पर, उदयपुर नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसा दिया? उदयपुर नामक नगर बसाया। और इस नगर के धूनी नामक स्थान पर राजमहलों की
नींव डाली। अब एक उदय सिंह एक युद्ध लड़ेगा और वो युद्ध होगा रंगराय को लेकर, रंगराय पातर को लेकर। देखो उस युद्ध का ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे। कौन सा युद्ध है भाई? हरमाड़ा अजमेर का युद्ध। कल मैंने आपको डेट बताई थी इसकी, बोलिए। अरे डेट ये थोड़ी होती है, डेट तो ये होती है 1557। अच्छा, जीतने वाला कौन है? ये अजमेर का सूबेदार था, ये नियुक्त किया था शेरशाह ने, हाजी खां। और हारने वाला कौन है? हाजी खां इसलिए जीत गया क्योंकि हाजी खां को सैन्य सहायता दी मालदेव ने। सहयोगी मालदेव। सहयोगी कौन है? मालदेव। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो युद्ध है ये किस कारण से हुआ है। देखो युद्ध का कारण, रंगराय पातर। एक तरह से आज की मैं नौरा फतेह उदाहरण दूं तो आप जल्दी समझ जाओगे, है ना। मुस्कुरा, हंसी आ गई चेहरे पर। बोल सर ये उदाहरण ठीक है, इससे तो बहुत बढ़िया समझ जाएंगे हम, है ना। ये इस प्रकार से डांस किया करती थी उस समय, अद्भुत डांस करती थी। इसका डांस देख के और बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया किसका? उदय सिंह का। और उदय सिंह ने कह दिया कि आज से रंगराय हमारे दरबार की शोभा बढ़ाएगी। अब पेच फंस गए, हाजी खां इसको नहीं दे और ये इसको लेके रहेगा। अब लेके रहेगा तो उसने आक्रमण ही कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया? अरे किस पर? हाजी खां पे। रंगराय पे आक्रमण नहीं किया है, हाजी खां पे आक्रमण किया है। ठीक है, तो ये हो गया युद्ध। अब सुनना, अब एक बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट होगा, सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। अब एक इतना महत्वपूर्ण मूवमेंट होगा साथियों कि अब यहां चित्तौड़ में एक बड़ा आक्रमण होगा और एक बड़ा आक्रमण करने आएगा कौन? अकबर। अकबर आक्रमण करेगा। सुनिए, अब हम बात करेंगे, देखो बहुत अच्छे से समझेंगे हम अकबर का चित्तौड़ आक्रमण। देखिए देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत की। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पहले हम समझेंगे फिर उसके बाद हम उसको लिखेंगे। और चित्तौड़ की जो राजधानी है, सॉरी मेवाड़ की जो राजधानी है वो चित्तौड़ है। भाई राजा जी तो राजधानी में बैठेंगे ना, अरे हाँ या ना। ये लो, ये चित्तौड़ है। यहां का जो राजा है वो राणा उदय सिंह है। देखिए राणा उदय सिंह के समय शेरशाह भी आया है, वो भी दिल्ली का बड़ा राजा है। और अब आ रहा है अकबर। देखो हम यहां बना देते हैं दिल्ली को। मित्रों अच्छे से समझना क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा समझने का है। नोट तो अपन धीरे धीरे इसको करते ही रहेंगे। अकबर, अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा मित्रों, और अकबर यह चाहता है कि राजस्थान के जितने भी राजे रजवाड़े हैं ना वो मेरे अधीन हो जाएं। इसने सबसे पहले राजस्थान में सेना भेजी है। सेना, इसकी सेना अजमेर पर नियंत्रण स्थापित करेगी, अजमेर को छीनेगी सेना। और अजमेर के समीप ही जितने स्थान पड़ेंगे उन पर भी वो सैनिक कार्रवाई करेंगे, जिनमें विशेषता मैं नाम ले रहा हूं मेड़ता का। मेड़ता, मेड़ता राठौड़ों की रियासत हुआ करती थी और राजा उस समय जयमल था, जिसको हम बोल देते हैं जयमल मेड़तिया। बोलो कौन? जयमल राठौड़ है वो। अब मैं बार बार बोलूंगा जयमल राठौड़, ठीक है।
मेड़ता का राजा है वो, उससे अकबर की सेना ने, अकबर ने नहीं, अकबर की सेना ने मेड़ता छीन लिया है और उससे कहा कि भाई तू हमारे अधीन हो जा। तो वो तो पुष्पा बन गया कि अपन झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए अपन नहीं झुकेगा, और भाग गया वहां से। और भागकर वो पहुंचा कहां? अच्छा, वो चित्तौड़ ही क्यों आया? क्यों? मीराबाई, याद नहीं आपको? पहले से ही सगे संबंधी हैं उदय सिंह और कौन? जयमल, आया ना? अरे भैया, उदय सिंह और मेड़ता पहले से ही सगे संबंधी हैं। चित्तौड़ और मेड़ता में उदय सिंह की बड़े भाई की पहली रानी है मीरा, उदय सिंह का बड़ा भाई भोजराज। अरे सौतेला है लेकिन है तो भाई, हाँ या ना? पिता तो एक ही है ना, भोजराज का भी और उदय सिंह का भी। ठीक है, अब आप समझ गए, मैंने थोड़ा गति से बोला है, आप समझ गए ना, पकड़ लिया आपने शब्द। अकबर चाहता है कि राजस्थान के राजे रजवाड़े मेरे अधीन हो जाएं, या वो बल से हो या वो छल से हो। तो इसने सबसे पहले बल प्रयोग करके अजमेर को छीन लिया। अजमेर जब आ गया तो ये आसपास और मुंह मार रहे हैं इसके सैनिक, तो उनको पता चला कि यार एक मेड़ता का राजा है यार, वो पुष्पा है एकदम, और वो कहता है अपन झुकेगा नहीं, फोड़ डालेगा तोड़ डालेगा। इन लोगों ने मेड़ता को घेर लिया, 5-7 दिन तक संघर्ष किया जयमल ने। ऐसा थोड़ी इतनी आसानी से आप भी नहीं दोगे अपना घर, मैं आऊं सेना लेकर आपको कूटूं, आप मर जाओगे या मार दोगे? बोले इतनी आसानी से थोड़ी दे देंगे। अरे सुनिए, मार देंगे सुना करो, सुनो, इतिहास भावनाओं का विषय है, आप उसको समझें, आपको कहानी को सुने उसको, ठीक है? तो इन लोगों ने मेड़ता छीन लिया, किससे? जयमल से मेड़ता छीन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आदमी पहुंचे अकबर के, वापस अकबर के पास कि महाराज, राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला अजमेर, उस पर हमारा नियंत्रण हो चुका है। बोल वेरी गुड। और महाराज, आसपास के और छोटे मोटे इलाके पर हमारा नियंत्रण हो चुका है। बोल और क्या सूचना है, शुभ समाचार दीजिए। तो वो कह रहे हैं महाराज, एक महाराज राठौड़ों की रियासत मेड़ता पर भी हमारा अधिकार हो चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजा कहां है? राजा उपस्थित करो हमारे सामने। बोल महाराज, वो तो निकल गया। बोल पता चला कहां गया है? बोल हाँ महाराज पता चला है ना। बोल चित्तौड़ गया है। बोले चित्तौड़ पर कौन बैठा है? बोलो महाराज, राणा उदय सिंह बैठा है, राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा उदय सिंह बैठा है, हाँ या ना? देखो, अकबर के पिता से कौन? अरे अकबर का कौन? हुमायूं। और हुमायूं का कौन? बाबर। उसका पिता लड़ा है इसके दादा से, और ये लड़ेगा उदय सिंह से, हाँ या ना? इसने मित्रों सबसे पहले भेजा लेटर, आक्रमण नहीं किया है, पत्र भेजा। उसने कहा वेरी सिंपल, कोई बात नहीं, वो चित्तौड़ गया तो चित्तौड़ भी तो हमारे अधीन होगा। वो लाओ कागज कलम दबात और लिख दो लेटर, किसके नाम? उदय सिंह के नाम। ये उदय सिंह ना लेटरों से बहुत डर जाता था। बोले यार फिर आ गया लेटर, पहले भी आया लेटर। अब उदय सिंह के पास पत्र पहुंच गया दिल्ली से। उदय सिंह के दरबार में पत्र बांचा जा रहा है, पढ़ने को बांचना बोलते थे, बोल बांच दो। अब पत्र वाला कह रहा है, जो पत्र लेकर आया है, कि दिल्ली का राजा मैं अकबर बोल रहा हूं, और उदय सिंह मैं ये चाहता हूं कि तू मेरी राजी राजी क्या स्वीकार कर ले? अधीनता। और तेरे पास जो मेरे शत्रु शरण लेके बैठे हैं, तू उनको भी मेरी अधीनता के लिए प्रेरित कर, उनको भी आइडिया दे कि तुम लोग भी इसके अधीन हो जाओ, और या मेरे शत्रुओं को मेरे हवाले कर दे। उदय सिंह ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। बोले यार ये ऐसे पत्र हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं? फिर आ गया दिल्ली से पत्र। समझ में नहीं आ रही दिल्ली वालों के इतने दिल दिमाग में क्यों खटक रहे हैं हम। इसने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। कुछ दिन बाद वापस पत्र आया, और अब अकबर चुनौती दे रहा उस पत्र में सीधे सीधे, और ये कह रहा है कि उदय सिंह राजी राजी या तो तू हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जा, या तो हमारे शत्रु को तू हमारी अधीनता स्वीकार करवा दे तेरे पास जो बैठा है, या फिर इसको मार दे, हमारे हवाले कर दे। उदय सिंह ने साफ मना कर दिया कि सुन रहे अकबर, मैं तेरी कोई अधीनता बधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो अकबर आगे पत्र में कह रहा है, उदय सिंह तूने हमसे पहले दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, और तू हमारी अधीनता क्यों स्वीकार नहीं करेगा? यार हमारे अंदर का कांटे,
भाई तू पहले ही 1544 में अधीनता स्वीकार कर चुका है दिल्ली के राजा किसकी, और तूने तो वो चाबियां वाबियां ताले वाले और भेंट कर दिए थे। अकबर कह रहा है, और ये जो पत्र भेज रहा है ना अकबर मित्रों, ये 1567 की बात है। तो कह रहा है अब कौन से पत्थर पड़ रहे हैं भाई तुझ पे, अब स्वीकार कर ले अधीनता। अब उदय सिंह कह रहा है सुनना, समझ में आए तो बात समझाना मुझे वापस। उदय सिंह कह रहा है रे अकबर, अब मैं कोई अधीनता वधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और तू क्या उदाहरण दे रहा है 1544 का? अरे तू यही तो उदाहरण दे रहा है, तूने पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी, अब मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। उदय सिंह कह रहा है सुनिएगा किससे, अकबर से, कि ये साल दूसरा है वो साल दूसरा था, ये हाल दूसरा है वो हाल दूसरा था। कैसे, मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ, उस समय उदय सिंह किसी की हेल्प लेकर चित्तौड़ पर बैठा था, और राजा बने ही कुल कितने वर्ष हुए थे? 40 में तो गद्दी पर बैठा, 44 में तो पत्र आ गया, लगभग 3 वर्ष हुए उसको। वो समझ भी नहीं पाया था प्रशासन को, सैनिकों को, अपनी सीमाओं को, अपनी शक्ति को। तब तक तो एक बड़े हाथी का पत्र आ गया, तो उसने सोचा दिमाग लगाओ और इसके अधीन हो जाओ, नहीं तो मार देता, वो सब कुछ तहस नहस हो जाता। इसीलिए उदय सिंह कह रहा है ओ मूर्ख अकबर, ये साल दूसरा है, और जिसका तू उदाहरण दे रहा है ना वो साल दूसरा था, ये हाल दूसरा है वो हाल दूसरा था। और अब साफ लिख दिया कि डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ कॉमन मैन। मैं तेरी क्या स्वीकार नहीं करूंगा। अकबर का माथा खराब। अकबर के दरबार में जब पत्र माचा गया तो अकबर कह रहा है यार ये तो गजब बेइज्जती है। हाँ? उदय सिंह ने साफ दो टूक शब्दों में, वो ठीक है, आक्रमण। आक्रमण कर दिया किसने? अकबर ने। कर दे इसको साफ, इसको साफ कर दे, ये तो समझाया था मैंने, कर दे इसको साफ। अब ये पत्र नहीं है, पत्र तो पहले था, अब ये बदल गया किसमें? मित्रों आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, आप क्या बताओगे? 1567। और ये पूछा जाए जीता कब, तो आप बताओगे 1568। 68 मत बता देना आक्रमण। ये 67 में आया है, यहां 5 से 6 महीने लगे इसको तोड़ने में। किसको? चित्तौड़ को। फरवरी 1568 में इसने तोड़ दिया किसको? चित्तौड़ को। लगभग 5 महीने लगे इसको। ये अक्टूबर के आसपास आया था, यहां इसने पड़ाव डाला था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग 5 से 6 महीने लगे। बड़ा और कड़ा स्ट्रगल होगा यहां, ऐसा नहीं, इतनी आसानी से नहीं देगा उदय सिंह, क्योंकि अब उदय सिंह को पता है कि अब किसी के अधीन नहीं होना, अब हम सक्षम है, अब हम टक्कर ले सकते हैं किसी से भी। ठीक है, अब सुनिएगा साथियों, आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबर के चित्तौड़, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की सूचना इस आक्रमण से पहले ही उदय सिंह को किसने दी? आप बताओगे। उदय सिंह का एक पुत्र है शक्ति सिंह। आप ये सोच रहे होंगे जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बोल गुरुजी ने इसको शक्ति सिंह को अकबर के नीचे क्यों लिखा? सुनना एक छोटा सा किस्सा। ऐसा होता है मित्रों, इसके कई पुत्र थे उदय सिंह के, तो किसी बात पर पिता और पुत्र में झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। ये बेटा सीधा गया अकबर के पास और अकबर के दरबार में ये रहने लगा, शरण ले ली अकबर के दरबार में। चारण और भाटों की ख्यातों की मैं मानूं तो वो ये कहते हैं कि जब अकबर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहा था, कहां पर, तो उस समय अकबर के पास शक्ति सिंह था। शक्ति सिंह उदय सिंह का पुत्र है। उदय सिंह की एक रानी थी सज्जा कंवर। बोलो कौन सी कंवर? सज्जा कंवर। सात सज्जा नहीं होती, डेकोरम होता है, नहीं होता है, सज्जा कंवर। सज्जा कंवर का बेटा है शक्ति। सास से सज्जा और सास से शक्ति। आई बात समझ में? आई नहीं आई? बताओ उदय सिंह की रानी कौन? सज्जा कंवर। कौन सी कंवर? उसका पुत्र है कौन? महाराणा प्रताप जयवंता बाई का है। धीरबाई भटियाणी के और भी बेटे हैं, कई पुत्र हैं किसके?
उदय सिंह। हम उसी पुत्र को लिखेंगे जो विवाद करेगा। हम पुत्रों की लिस्ट नहीं बना रहे हैं, जो लड़ेगा झगड़ेगा ना, विवाद करेगा, हम उसको लिखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, सुनना, देखिए इधर ध्यान दीजिए। जब अकबर आक्रमण करने वाला था तो उस समय अकबर शिकार खेलने आया था मित्रों आगरा के आसपास। तो उस समय स्थानों का जो बोध है ना, वो दिशाओं से ज्यादा होता था। जैसे हम यहां खड़े हैं, वो कहते थे, जैसे आज भी गांव की तरफ ये कहते हैं भाई देखो अपनी राजधानी किधर है अपने गांव से, तो डायरेक्शन बताते यार अपना जयपुर तो इधर है। तो अकबर शिकार कर रहा था, शिकार खेलने गया था जंगलों में, और वो चित्तौड़ की ओर आगरा से मुंह करके खड़ा है ऐसे, और उसके समीप शक्ति है। तो शक्ति से पूछता है अकबर हंसते हुए कि शक्ति, अगर हम चित्तौड़ पर आक्रमण करेंगे तो तू हमारा साथ देगा? शक्ति सिंह ने बात को हंस के टाल दिया, पर लेकिन शक्ति गंभीरता समझ गया इस बात की कि ये व्यक्ति आज नहीं तो कल आक्रमण जरूर करेगा। शक्ति सिंह ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, इससे आसान प्रश्न तो अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं केबीसी में, ये कैसा टफ प्रश्न पूछ लिया आपने। बात दबा दी उसने। उसने 2-3 दिन बाद अपना अश्व उठाया, घोड़ा, और पहुंचा कहां, और डैड से कहा, डैड तैयार हो जाओ। किसके लिए? युद्ध के लिए, अकबर का सामना करने के लिए। इस आक्रमण की सूचना पहले ही पहुंच गई थी उदय सिंह के पास, और वो दी है किसने? शक्ति सिंह ने। साथियों, जिस प्रकार से चूंडा, जिस प्रकार से कुंवर चूंडा, इधर ध्यान दीजिएगा, कुंवर चूड़ा के वंशज चुंडावत कहलाए। क्या कहलाए? ऐसे ही मित्रों शक्ति के वंशज सक्तावत कहलाए। अरे बोलिए क्या कहलाए? चूंडा के वंशज चुंडावत कहलाए, तो शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत कहलाए। चुंडावतों को ठिकाना दिया गया था सलूम्बर, मुख्यतः 4 दिए गए थे, वैसे तो ये मुख्य है सलूम्बर, और इसको ठिकाना दिया गया भिंडर। क्या? भिंडी नहीं, भिंडर वल्लभ नगर में पड़ता है। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वो ठिकाने जो राजस्व सर्वश्रेष्ठ देते हैं, पैसा, वो प्रथम श्रेणी के ठिकाने कहलाते हैं, जो जिनकी भूमि बहुत उच्च कोटि की होती है, अच्छी भूमि होती है। तो ये यहां रहेंगे इसके वंशज। इसको क्या दिया गया है? भिंडर। ये अभी आगे काम आएगा हमारे। एक शासक ऐसा होगा महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, उसके समय चुंडावत और सक्तावत आपस में ही लड़ लेंगे। जब काम आएगा मैं वापस बताऊंगा इस ठिकाने को, और वापस बताऊंगा शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत और चुंडा के वंशज चुंडावत। क्यों ये लड़ेंगे? महाराणा प्रताप के पुत्र किसके समय? अमर सिंह के समय। और हरावल को लेकर लड़ाई होगी, हरावल को, हरावल सेना के अधिकार को लेके, है ना। हम आगे बात करेंगे, अभी मैं साफ कर रहा हूं इसको। शक्ति सिंह की माता का जरूर नाम याद रखना आप। अरे कौन है ये? कौन बोल रहा है सक्तावत है शक्ति सिंह की माता? अरे सक्तावत तो वंशज कहलाएंगे, शक्ति सिंह की माता सज्जा कंवर। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। हम ये लाइन लिख लेंगे कि शक्ति सिंह ने पहले ही सूचित कर दिया था किसको? डैडी को, कि ये कहा था कि पिताजी आप तैयार रहें और अकबर आज नहीं तो कल आक्रमण जरूर करेगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास पहले से ही बैठा है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं जयमल, मेड़ता लिख दूं ना मैं? थोड़ी देर के लिए मैंने मेड़ता लिख दिया है। ठीक है जी, इसके पास बैठा है। इसने जयमल से पूछा, जयमल ऐसा हो सकता है? बोल महाराज अवश्य हो सकता है, क्योंकि मेरा घर तो छीन लिया भाई, इसकी मेड़ता तो छीन लिया। अब इन लोगों ने तलवार वलवार ढाल वालों पर जो धार धरने का, भाई अस्त्र शस्त्र पे धार धरी जाएगी, भालों को नुकीला किया जाएगा, तलवार को ऐसा किया जाए कि जो लोहे को भी काट डाले, हाँ या ना। अकबर ने आक्रमण कर दिया। अकबर ने मित्रों आकर घेर लिया। अब समझने योग्य बातें हैं, अच्छे से अगर अब समझ में आ गई ना बात, तो आपको मजा आ जाएगा। देखो
ये आ गया अकबर, और अकबर ने मित्रों आकर घेर लिया किसको? इस चित्तौड़ को देखो, ऐसे आकर घेर लिया, यहां बैठा है अकबर। अकबर बार बार मैसेज भेज रहा है किसको? उदय सिंह को, और ये कह रहा है ऊपर, उदय सिंह अधीनता स्वीकार कर ले, मैं चला जाऊंगा। उदय सिंह बोल रहा है तेरे जैसे टावर बहुत घूमते चित्तौड़गढ़, निकल जाए यहां से। इधर से जिद पर अड़ा है कौन? उदय सिंह, और इधर से जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बोल रहा है कौन? अकबर। अब मुझे बताओ, ऊपर वाला प्लस पॉइंट में है, नीचे वाला? सोच के बताओ अच्छे से, किताब 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 की भाषा मत बोलो। ऊपर वाला है नीचे वाला? सबसे ज्यादा बेनिफिट में कौन है? क्योंकि नीचे वालों को ऊपर चढ़ने के लिए किसी यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो दीवार को तोड़ना पड़ेगा, या रस्सी डालनी पड़ेगी, है या ना? ऊपर वाला क्या करेगा? रस्सी काट देगा, गरम गरम तेल के छांटे मार देगा, ऐसे धीरे धीरे। सैनिक आ रहे हैं रस्सी पे चढ़ के, ऐसे आएगा, बोलो ओ ओके, ज्यादा नहीं तो 2-2 किलो के भाटे ही मार देगा ऐसे। और वो भाटा अगर 5 किलो का ऊपर से भाटा पटके चित्तौड़ से ऊपर, नीचे तो वो परमाणु बम का काम करेगा, उसके रास्ते में जितने आगे ना सबको ले जाएगा वो, है ना? ऐसे ही किया करते थे, दीवार के साइड में गरम तेल करके रखा करते थे भरकर। क्यों? पता चले नजदीक आ रहे हैं शत्रु सैनिक, छांटे मार दिए, जल गए। हाँ, फपोले हो गए। टूथपेस्ट ढूंढ रहे हैं, बोलो ए वो कहाँ है, कोलगेट कोलगेट लगाओ रे। हाँ या ना? रस्सी डाली, रस्सी को काट देगा। साथियों, खींचातान चल रही है अकबर में और किस में? उदय सिंह। उदय सिंह कह रहा है अपन झुकेगा, अकबर ये कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक। 2-3 माह निकल चुके हैं, अकबर का जो क्रोध है वो पीक पर है। अकबर ने कहा कि उदय सिंह तू इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अकबर ने अपनी सेनाओं को भेजा आगरा और दिल्ली, और ये कहा बारूद लेकर आओ, और हिंदुस्तान के नक्शे से गायब कर दूंगा किसको? बहुत भयंकर क्रोधित हो गया अकबर। अकबर ने कहा अब चलेगा बारूद, और अब मैं देखूंगा कि कितना दम है किसमें? उदय सिंह में। अब मत अधीनता स्वीकार करे तू। अकबर ने मंगवाया बारूद, और मित्रों दीवार के इस साइड में रात के गहरे अंधेरे में बारूद लगा दिया गया। भाई चुपचाप लगा दिया बारूद, दिन में तो नहीं लगाने देंगे क्योंकि सैनिक खड़े हैं ऊपर, वो मारेंगे, नजदीक आएंगे जैसे ही। ये रात में गए और बारूद लगा दिया। अकबर ने बारूद में ब्लास्ट कर दिया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और पूरी दीवार ढह गई। आज भी ढही हुई है, ध्यान रखना, ये निशानी है अकबर के आक्रमण की, आज भी टूटी हुई है। हाँ, अरे भैया रात में होगा ब्लास्ट। अच्छा, ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, वो सर गुरुजी हेलो एक मिनट रुको, बोल ब्लास्ट रात में हुआ था कि दिन में? ये कैसे 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 श्रद्धालु बैठे हैं बताओ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये लो भाई, दीवार ढा दी गई। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, अब हलचल मच गई कहां? चित्तौड़ में। मंत्री मंत्री सबकी मीटिंग चल रही है। फटाफट से यहां जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको बुलाया गया। अरे बोल भाई जल्दी करो, बोल अब के बार ये दीवार ना अंबुजा सीमेंट से बनाना, जो दीवार इतनी आसानी से ना टूटे। अब वापस से काम बाम शुरू हो रहा है। हंस रहा है नीचे खड़ा हुआ कौन? अकबर। कि उदय सिंह अब मैं देखूंगा कि तू कब तक दिल्ली की सेना को नीचे रोक पाएगा। वो भी हंस रहा है। तो उदय सिंह अब भी नहीं झुक रहा है। उदय सिंह कह रहा है अब भी समझौता नहीं करेंगे हम, या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा, लेकिन अब समझौता नहीं करूंगा। उदय सिंह की विशेष मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई रात को ही, और मंत्रिमंडल की मीटिंग में फैसला लिया गया कि राणा जी अब अकबर बार बार प्रयोग करेगा बारूद का। अब दुर्ग के दरवाजे अधिक समय तक बंद नहीं रखे जा सकते। या तो हम युद्ध लड़ें, दो ही रास्ते हैं, या फिर अकबर अपने आप ही ऊपर आ जाएगा दुर्ग के दरवाजे तोड़कर। मंत्रियों से पूछा उदय सिंह ने क्या किया जाए।
उदय सिंह के मंत्रिमंडल ने कैलकुलेट करके बताया कि राणा जी आप सकुशल दुर्ग छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मित्रों लगभग 7-8 गुनी सेना बैठी है नीचे। उदय सिंह से 7-8 गुनी सेना नीचे है। जितने भी राइटरों ने लिखा है ना, 5 गुनी 4-5 गुनी से कम नहीं लिखा। कुछ लोग कहते हैं 10 गुनी भी थी, अलग अलग विद्वान। कुछ कहते हैं 4-5 गुनी थी। मित्रों आप ये याद रखिए, जैसे उदय सिंह के पास अगर 10,000 है ना, लगभग 40-50 हजार नीचे बैठे हैं। 5 गुनी सेना भी अगर हम माने, 4-5 गुनी, तो उन लोगों ने, मंत्रियों ने कैलकुलेट करके बताया कि राणा जी भलाई इसमें है कि आप सह परिवार दुर्ग को छोड़कर चले जाएं। तो मंत्रियों से पूछा उससे क्या होगा? बोल सुनिए, आप जाओ कहीं और दुर्ग को छोड़कर, और आप वहां सेना समृद्ध करो, सेना बनाओ, और पीछे से आके किस पे आक्रमण कर दो, ऊपर से हम कर देंगे, हाँ या ना? मंत्री कैलकुलेट कर रहे हैं अच्छे से। उस मीटिंग में प्रताप और बैठा है उदय सिंह का पुत्र, वो महाराणा प्रताप। मित्रों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540। मुझे बताओ अब कितने वर्ष का है प्रताप? कैलकुलेट करो रे, छोटा थोड़ी है, टाबर थोड़ी है। प्रताप खड़ा हो गया। प्रताप ने कहा पिताजी ऐसा मत करिए, कहीं भ्रम हुई है मंत्रियों के कैलकुलेशन में। अगर आप दुर्ग को छोड़कर चले गए, हम दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो जमाना तंज कसेगा अगर यहां कुछ ऊंच नीच की घटना हो गई। ये वही जमाना है जब आपने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उसके पीछे से ये लोग गाल बजाया करते थे। गाल बजाने का मतलब बड़बड़ किया करते थे, कुछ भी बोल दिया करते थे। मंत्रियों ने ताना मार दिया प्रताप पर। प्रताप बोल रहा था ना, जब प्रताप को रोका उदय सिंह ने, बेटा रुक थोड़ा, समझ, तेरी 10वीं में कम परसेंटेज है, मंत्रियों की ज्यादा परसेंटेज है। अरे मंत्री उसी को बनाया जाएगा जो विद्वान है। बोल बेटा हमसे और तुझसे ज्यादा इस समय की घटनाओं को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रताप रुक गया। मंत्रियों ने तंज कस दिया प्रताप पर, और मंत्री राणा जी की ओर देखकर कह रहे हैं कि राणा जी आज हमें पता चल गया कि आपका पुत्र जवान हो चुका है। हमसे आपसे भी यही ताना मार दिया जाता है जब हम बोल देते हैं बड़े बूढ़ों के बीच में, आया ना, कि अब हमें लगा कि लड़के की ब्याह करा देना चाहिए, इसकी शादी हो जानी चाहिए, अब यह जवान हो गया है। प्रताप बैठ गया अपना सा मूले के नीचे, बोल ठीक है करो बेटा, बाद में बताऊंगा तुम्हें। प्रताप बैठ गया। राणा सह परिवार दुर्ग छोड़कर चला गया। मित्रों मंत्रियों की सलाह पर राणा जी दुर्ग छोड़कर चले गए। दुर्ग का भार दे गए किसको? अरे किसको? जयमल को। और इसका एक मुख्य सेनापति है, देखो ये जा रहा उदय सिंह और ये जाएगा गिरवा की ओर। पहाड़ियां है ना, यहां गया उदय सिंह और इसके बाद गिरवा के बाद ये पहुंचेगा गोगुंदा में। गोगुंदा, और मित्रों गोगुंदा में अब पहुंच गया कौन? उदय सिंह। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्ग का भार दे दिया इसने किसको? जयमल को, और अपने एक मुख्य सेनापति पत्ता सिसोदिया को। उदय सिंह का पूरा नाम बोल के बताओ मुझे एक बार। उदय सिंह सिसोदिया, भूल गए शायद आप। उदय सिंह कौन है? सिसोदिया। पत्ता कौन है? सिसोदिया। मित्रों एक ठिकाना पड़ता था आमेट, आमेट। इस आमेट ठिकाने का ठिकानेदार था कौन? पत्ता सिसोदिया। ठीक है जी। अब दो कंधों पर है भार किसका? किसका? चित्तौड़ का। राणा तो चला गया, अब रात को मरम्मत करवा रहा है दुर्ग की दीवार पे खड़ा होकर। कौन? और वो मरम्मत करने वाले हम जैसे आप जैसे मजदूर लग रहे हैं भाई। एलईडी लाइट तो है नहीं, रोशनी वो मसालों की, जो मसाल जलती है ना, मचाल पलीता लगा के जला दी मसाल, तो वो दिखा रहे हो निर्माण चल रहा है। अकबर बोलकर सोया है, मध्य रात्रि हो चुकी है। अकबर बोलकर सोया था अपने नीचे बैठे हुए गुप्तचरों से कि ध्यान रखना, एक एक चीज को नोटिस करना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या। वो टकटकी लगाए, गहरा अंधेरा है रात को नीचे, और टकटकी लगाए बैठे हैं अकबर के गुप्तचर चित्तौड़ पर कि क्या मूवमेंट हो रहा है।
तो उन्होंने देखा मध्य रात्रि को, अकबर तो सो गया, ये जयमल दीवार पर खड़ा है, इस दीवार पर जो मरम्मत चल रही है उसके समीप, इसके साथ और 10-20 लोग हैं, क्योंकि अब तो यही है लीडर, हाँ या ना, और चल रहे हैं 10-20 लोग ऐसे रोशनी लेकर। अब मुझे बताओ, नीचे तो रोशनी दिखेगी ना, दीवार पे क्या हो रहा है एकदम से। उन लोगों ने नोटिस किया कि कोई प्रमुख व्यक्ति खड़ा है, और इस प्रकार से खड़ा है, वो अपने मजदूरों को समझा रहा है कि इस दीवार को इतनी मजबूती से बनाएं कि जो इसको अकबर का बारूद और अकबर के हौसले ढा नहीं पाए, मजबूती से बनाई है इस दीवार को। उन लोगों ने सोचा जो नीचे टकटकी लगाए बैठे हैं दीवार पर कि ये 100% उदय सिंह है। भाई वो उदय सिंह को इंस्टा पे फॉलो थोड़ी करते थे, फोटो थोड़ी लग रहे हैं उदय सिंह के। उन लोगों ने सोचा यार महत्वपूर्ण व्यक्ति है, 10-20 इधर और 10-20 इधर है, और सबको ऐसा कर रहा है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। उन्होंने सोते हुए अकबर को जगाया कि अकबर अकबर। अकबर नींदों में से जागा, बोला हाँ क्या हो गया यार, सो तो जाने दो कम से कम। अरे बोल महाराज उदय सिंह वो दीवार पे खड़ा है, उदय सिंह। अकबर आ रहा है नींदों में। अकबर बगल में खड़े हो गुप्तचर से कह रहा है क्या लगता है तुझे, कौन है ये? अरे बोलो मूर्ख अनपढ़ आदमी। थंब इंप्रेशन था ना अकबर, पढ़ा लिखा नहीं है। वो कह रहा है ओ मूर्ख, ये उदय सिंह है। ठीक है, ला मेरी बंदूक। इसके पास एक संग्राम नामक बंदूक थी, संग्राम याद रखना साथियों। इस बंदूक की उस समय मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। मध्य रात्रि में मसालों की रोशनी में अकबर ने इस बंदूक से निशाना साध दिया, किस पर? जयमल पर। ध्यान दीजिएगा, किस पर निशाना साध दिया? नीचे से चलाई बंदूक, गोली निकली और गोली लगी जयमल के पैर में। जयमल धड़ाम से गिर पड़ा इधर। हड़कंप मच गया दुर्ग में कि जयमल को गोली लग गई, जयमल को गोली लग गई। पत्ता आया सबसे पहले, भागा भागा किसके पास? बोले इससे पूछा रहे हो मूर्ख, तू मॉर्निंग वॉक कर रहा था, इवनिंग वॉक कर रहा था वहां? तुझे ये पता है 4-6 महीने से दुश्मन टकटकी लगाए बैठा है और तू वहां दीवार पे ही घूम रहा है? अरे उसने कहा यार मैं तो मोटिवेट कर रहा था मजदूरों को। बोल ले ले प्रसाद और कर मोटिवेट। सही कर रहा था वैसे, वो उनका हौसला बढ़ा रहा है कि मजबूती दो इस दीवार को, पर तोड़ नहीं पाएगा अकबर इतनी आसानी से, क्योंकि अब हम यहाँ आए, जयमल के पैर में गोली लग गई। एसएमएस से डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टर आए, हकीम और वैद्य, डॉक्टर थोड़ी है, कोई चेकअप थोड़ी होगा। हकीम और वैद्यों ने नस नाड़ी नबज चेक की और 2-5 घंटे बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचे और उन्होंने कहा महाराज ये बारूद का घाव है, अभी तो पैर सुन्न है, पता नहीं कितना लगा है इसको, इसको भी नहीं पता चल रहा है। सुबह रोएगा ना मम्मी मम्मी करके, जब पता चल जाएगा। दोनों सुन रहे, बोला हाँ। बोलिए पहले बारूद का घाव है, पहले तो बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे सूखेगा। पत्ता बोला इसका मतलब बेड रेस्ट है क्या कंप्लीट? बोल हाँ कंप्लीट बेड रेस्ट है, लेकिन वो 2-3 दिन में होगा, जोर बढ़ेगा फिर सूखेगा। हकीम और वैद्यों से कहा कि देवताओं तुम जाओ अपने अपने क्लिनिक में। अब दोनों भाई कैलकुलेट कर रहे हैं। जयमल बहुत देर चुप बैठा और एकदम से पत्ता से बोला, पत्ता सुबह दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएं। उसने कहा ओए भाई कोई अफीम वफीम गांजा वांजा तो नहीं पी लिया तूने? कोई नशे में क्या कह रहा है तू? अरे बोलो ओए बिल्कुल सही कह रहा हूं। बोल क्यों सही कह रहा है तू? बोल सुन डॉक्टर साहब क्या बोल के गए अभी, बेड रेस्ट है कंप्लीट। अगर मैं बेड रेस्ट पे चला गया तो एक कंधा टूट गया, किसका? चित्तौड़ का। तू अकेला नहीं रोक पाएगा, तू अकेला नहीं संभाल पाएगा किसको? देख पत्ता आज नहीं तो कल युद्ध जरूर होगा अब अकबर से, क्योंकि अब हम ज्यादा दिन तक अकबर को नहीं रोक सकते। तो क्यों ना मेरे बेड रेस्ट पे जाने से पहले ही ओपनिंग में मैं ही उतरूंगा ना, पावर प्ले वाले ओवर में ही खेलूंगा, छक्का ही छक्का लगाऊंगा। उसने कहा सनम तू तो मरेगा लेकिन हमें भी लेके मरेगा। बोल नहीं मैं डूबूंगा लेकिन इसको लेके डूबूंगा अकबर को। वो ठीक है।
अब सुबह दुर्ग के दरवाजे खोल दिए गए, अब युद्ध होगा। कौन कौन लड़ रहे हैं सुनिएगा मित्रों। देखो हम युद्ध का एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, बनाने को तो ये डायग्राम में, लेकिन आप उसको अच्छे से समझना डायग्राम को। देखो ये युद्ध है, ये युद्ध का रिजल्ट है, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, देखो अकबर का चित्तौड़ आक्रमण। मित्रों फरवरी 1568, फरवरी भी 24 फरवरी थी। कौन सी फरवरी थी? पर मैं फरवरी लिख के काम चला रहा हूं। जीतेगा कौन, हारेगा कौन? अरे भैया राणा उदय सिंह हारेगा, मालिक तो ये है। और इसके दो सेनापति हैं, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। मित्रों सबसे पहले हरावल में लड़ रहा है कौन? नहीं लिखा राजा का नाम, वैसे हार जीत राजा में ही होगी। वहां भी विक्रमादित्य ही हारा है। मैंने ये लिखा है शुरुआत में कि विक्रमादित्य के समय 2 बार आक्रमण किया, राजा विक्रमादित्य था। कर्मावती तो केवल संभाल रही थी, वो एक तरह से संरक्षिका है, राजा की माता है, राजमाता थी। सुनना, ध्यान देना। जयमल, जयमल का साथियों इसमें एक भतीजा और है, कल्लाजी राठौड़। ये कौन है? अब भतीजा भी उतरा है ओपनिंग में, भतीजा भी ओपनिंग में उतरा है। ये मुख्य बल्लेबाज ये है, पहली बॉल ये खेलेगा रोहित शर्मा है ये, और ये दूसरी स्ट्राइक पे था। समझो बात को, अगर क्रिकेट नहीं भी देखते हैं तो अब दूसरे शब्दों में समझना। सबसे पहले हरावल में ये उतरा, भयंकर काटमार मचा दी, अकबर की सेना को गाजर मूलियों की तरह काट डाला। अकबर की सेना को पीछे हटने मजबूर कर दिया। किसने? भयंकर लड़ रहा है। अकबर अपने हाथी पर बैठा है, पीछे पीछे हवाई हाथी है उसका, बंदूक संग्राम और हाथी है हवाई। वो सुना है अपना, हवाई कहते हैं मुझको, मुझको नहीं वैसे सुना है क्या आपने? उससे याद करना, अकबर का हाथी है हवाई। कौन? और बंदूक कौन सी है? इससे निशाना मारा है, पैर में गोली लगी है उसके। अब साथियों थक चुका है कौन? जयमल। तो कल्ला ने ये देखा, कल्ला लल्ला भी लड़ रहा है, लल्ला ये भतीजा, कल्ला लल्ला भी लड़ रहा है कहीं। तो कल्ला ने ये देखा कि जयमल हर बॉल पे 6 मार रहा है, और हर बॉल 6 की भी नहीं होती। तो उसने देखा यार ये रन नहीं ले पा रहा, रन चल नहीं पा रहा ढंग से। तो उसने क्या किया, उठा के और कंधों पे बैठा लिया। किसको? आप समझ के कंधों पे क्यों बैठाया है? हाँ, टांग नहीं टूटी है, गोली लगी हुई है जख्मी है वो ठीक है, सुनिए, कंधों पे बैठा लिया। अब 2 तलवार किसके हाथ में? कल्ला ऊपर नहीं है, कल्ला नीचे है रे भाई। 2 तलवार किसके हाथ में? और 2 किसके? कल्ला के। अब मुझे सुनिएगा, सुनिए सुनिए, भावनाओं का विषय इतिहास मुझे बताना। पीछे पीछे बैठा है हवाई हाथी पर कौन? अकबर। हाथी ऊंचा होता है। अच्छा, आम सैनिक जब सब लड़ रहे थे तो सब समतल थे, एकदम एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी चढ़ जाए तो वो हजारों में ऊंचा दिखेगा नहीं दिखेगा? अकबर ने देखा पीछे से कि ये कौन है, इतना लंबा कैसे हो गया। और मित्रों वो तलवार चलाई है, काट के पटक दिया, गंभीरता से मारा है। किसको? अकबर की सेना को। जहां से ये दोनों निकल जाते थे ना, वहां से सेना भागती चली जा रही है चारों ओर, पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी 2 तलवारें ऐसे चल रही हैं भयंकर, गाजर मूली की तरह काट डाला। इनको तो पता था कि सनम हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हें कन्फर्म ले डूबेंगे, हम तो जाएंगे लेकिन तू भी जाएगा। अकबर की निगाहें, सुनिए, अकबर की निगाहें केवल रुक रही हैं किस पर? जयमल पर रुकी हैं अकबर की निगाहें। अकबर पूरे युद्ध को नहीं देख रहा, केवल उस दृश्य को देख रहा है कि यार ये कौन सा स्टेप है।
युद्ध लड़ने का ये कौन सा तरीका है, हमने जीवन में पहली बार देखा है। बगल में मंत्री खड़ा है, कोई मंत्री से पूछा, ओ मंत्री थोड़ा उचक के देख कौन है, क्या हो रहा है ये। मंत्री ने देखा इतना भीषण युद्ध चल रहा है और 4 हाथ हो गए। उसी दिन से 4 हाथ वाले लोक देवता बनकर पूजे जाते हैं। ये 4 हाथ ऐसे हुए, 4 हाथ। साथियों, बड़ी मुश्किल से धोखे से घेर कर मार दिया गया जयमल और पत्ता को, जयमल और कल्ला को। जयमल और कल्ला को गर्दन काट दी गई। बहुत देर तक तो फ्लो बन रहा था ना बॉडी का, वो गर्दन कटने के बाद भी तलवार ऐसे चलती रही। अकबर की निगाहें वहीं पर अटकी हुई हैं। अकबर कह रहा है, यार ये कितना भीषण युद्ध लड़ रहे हैं। अकबर ने पूछा बगल में मंत्री से, बोल भाई ये क्या है, कौन सा स्टेप है ये। मंत्री ने बोला, महाराज ये राजपूताना है, यहां कुछ भी हो सकता है, अपनी सीट की पेटियां बांध लो। और इसी को कहते हैं 2 पाई आर। अरे बोल बावला है क्या, हम अनपढ़ हैं तो कैसे बावला बना देगा, हमें मैथ में होता है 2 पाई आर। महाराज ये युद्ध का 2 पाई आर है, ये राजस्थान है 2 पाई आर। समझ गए ना। अकबर कह रहा है ठीक है समझ गए, देखने दे लाइव टेलीकास्ट। मार दिया किसको। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी कौन बच रहा है। सबने तलवार वलवार रख दी, सब रिलैक्स हो गए। अकबर को हाथी से नीचे उतार दिया गया। अब अकबर युद्ध का निरीक्षण करने निकला है। अकबर को नहीं पता कौन कौन मरे। अकबर सोच रहा है उदय सिंह मर गया, क्योंकि फेसबुक फ्रेंड थोड़ी है उदय सिंह का, उसको क्या पता दूर से देख के उदय सिंह, भाई झंडे को नीचे वही लड़ रहा है, लीडर वही है। अकबर के मंत्री परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन जख्मी है, इसको पानी पिलाओ, इसको ये करो, उपचार के लिए ले जाओ, कितना हमें लाभ हुआ, कितनी हानि हुई है, कितने हमारे मारे गए। एक सैनिक भागा भागा आया, महाराज 5-6 गुनी क्षति हुई है हमें। एक एक राजपूत सैनिक 5-5, 7-7 को मारकर मरा है महाराज। अच्छा ठीक है। जैसे ये बातचीत कर रहे थे ना, सेना धीरे धीरे दुर्ग के नजदीक पहुंची। तुरंत दरवाजा खुला और ये निकल के आया, इसने धप्पी कर दिया सबको। गेम खत्म, वापस युद्ध शुरू हो गया। कुछ लोग जो स्टेटस वाले वो तो स्टेटस लगा रहे थे कि ये देखो मैंने इसको मार दिया अकबर को, अकबर जीत गया है ना। यानी कि लोग आराम से थे कि युद्ध खत्म हो गया। उनको ये नहीं पता था कि एकदम से युद्ध शुरू हो गया। इसने भयंकर क्षति दी, ये भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। अकबर जब ये आया ना, ये आया अकबर फिर हाथी पे चढ़ गया। बोल मैं चढ़ूं, वरना ऐसा नहीं हो कोई मुझे धप्पी कर दे आके, क्योंकि डेंजर इलाका है, कुछ भी हो सकता है भैया। अकबर जब ये मर गया पत्ता, अकबर फिर उतारा गया नीचे। अब अकबर वापस निकला है, युद्ध का निरीक्षण कर रहा है। अपने कितने मरे तो लिस्ट लेके आया। महाराज वो और बढ़ गई संख्या यार, ये तो 10 गुने हो गए। बोल क्यों 10 गुने क्यों हो गए। बोल देखा नहीं आपने वो शक्तिमान आया था वापस, उसने सल्टा दिया और लोगों को। हाँ इसको तो पता था ना कंफर्म मरेंगे, ये तो कफन बांध के आया सर से पहले ही। इसका तो टारगेट ये था कि 10-10 को मार के मरना है। सनम हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें कंफर्म ले डूबेंगे, तैरने नहीं देंगे। थोड़ी दूर अकबर पहुंचा, एक मंत्री भागा भागा आया, महाराज महाराज अनर्थ हो गया। बोलो मनुष्य आदमी, तेरी शकल सही नहीं, कम से कम सूचना तो सही दिया कर कभी कभार। नालायक, 5-6 महीने में रिजल्ट आया पॉजिटिव, हम जीत गए, इतने दिन से धूल फांक रहे नीचे पड़े हो, तू कह रहा अनर्थ हो गया। महाराज इन मरने वालों में एक भी राणा उदय सिंह नहीं था। अकबर अपने विशेष मंत्री की ओर देख रहा, बोल मंत्री क्या इसी को बोलते हैं गजब बेइज्जती। हम 5 महीने से दुर्ग के नीचे पड़े हुए हैं और हमसे टावर युद्ध लड़ रहे। अरे सुनिए, सेनापति पोस्ट होती है, राजा राजा होता है। अगर राजा जीवित है तो सेनापति तो 260 बन जाएंगे, आया ना। उसका मुख्य उद्देश्य था राजा को मारना और उसको झुकाना। जब वो अधीन ही नहीं हो पाया तो ये तो प्रोग्राम ही असफल हो गया पूरा। अकबर बड़ा क्रोधित है। अकबर ने कहा अपनी पूरी सेना को जाके घेर लो दुर्ग को, वहीं बैठा होगा अंदर। क्यों भाई, हम तो पड़े हैं ना यहां इतने दिन से, कहां चला गया। अरे उसको आसमान खा गया या जमीन निकल गई, कहां गया। अब सेना जाएगी अंदर।
सेना अंदर दुर्ग में प्रवेश करेगी, पर लेकिन वो करेगी कल, अगले एपिसोड में। कौन से एपिसोड में? अगले एपिसोड में। राणा जी बचे हुए हैं, अभी ध्यान रखना, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, कल मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई है? आ गई ना? सुनिए, अब जो श्रद्धालु हैं वो इसको उतार लें सेम, ये नोट करना है और ये नोट करना है।